हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। हाँ, मैं जानती हूँ मुझे थोड़ा लेट हो गया इस बार वीडियो बनाने में, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ऑन माय चैनल। जैसा कि आप सब समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो है केदारनाथ यात्रा पर। आज मैं आपको केदारनाथ कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, कब जाना चाहिए, कौन सा सबसे अच्छा मंथ होता है, सब कुछ बताऊंगी, वो भी बिल्कुल डिटेल में। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बेस्ट मंथ टू विजिट केदारनाथ। तो केदारनाथ के द्वार मोस्टली मई या अप्रैल एंड में खुल जाते हैं। मई और जून सबसे अच्छा वक्त होता है केदारनाथ यात्रा के लिए। इस समय वेदर कंडीशंस अच्छी होती है। जुलाई और अगस्त में अवॉइड करें यात्रा प्लान करना, क्योंकि तब बारिश शुरू हो जाती है, लैंडस्लाइडिंग के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं और ट्रैक भी बहुत रिस्की हो जाता है। बारिश की वजह से रास्ता ख़राब हो जाता है। आई I मीन हो जाता है कि आपको रास्ता बहुत स्लिपरी मिले, फिर उसके बाद उसी रास्ते पर बहुत भीड़ बढ़ जाती है। फिर लोग ट्रैक कर रहे होते हैं प्लस खच्चर भी चल रहे होते हैं। कई बार खच्चर का धक्का लग जाता है, खच्चर गिर जाते हैं या उनके धक्के से जो चल रहे यात्री है, जो यात्रा कर रहे यात्री है, वो गिर जाते हैं और वो बहुत रिस्की हो जाता है। ये अक्सर अगर बारिश हो जाए, कभी जून एंड में भी बारिश हो जाती है, कई बार वहाँ जून में बारिश हो जाती है, तो अगर बारिश हो जाती है तो चीज़ें थोड़ी रिस्की हो जाती है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, खच्चर से थोड़ी दूरी बनाकर चलें। ये हमने देखा है, इस बार भी देखा है और हम हर साल ही देखते हैं कि वहाँ पर कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं होती रहती है, लेकिन हमें सावधानी बरतनी होगी। सबसे अच्छा महीना जैसे कि मैंने आपको कहा कि मई और जून होता है। जुलाई और अगस्त में हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए क्योंकि बारिश बहुत हो जाती है। इसके बाद जो सही वक्त है जाने का वो होता है सितंबर या फिर अक्टूबर। इस टाइम पर तो लोग कम हो जाते हैं, भीड़ कम हो जाती है, लेकिन आपको मौसम अच्छा मिलेगा। मतलब आपको हो हो सकता है कि आपको थोड़ी ठंड ज़्यादा मिले, लेकिन वो बियरेबल होती है। तो ये भी एक अच्छा मौसम होता है सितंबर अक्टूबर का, जब आप केदारनाथ यात्रा अपना प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें केदारनाथ यात्रा शुरू कहाँ से करनी है। तो आपको केदारनाथ जाने के लिए या तो हरिद्वार आना होगा या ऋषिकेश आना होगा। अब बात आती है कि आप हरिद्वार या ऋषिकेश कैसे पहुँचे। तो हरिद्वार और ऋषिकेश पहुँचने के लिए यदि आप कहीं दूर से आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप साउथ से आ रहे हैं या आप वेस्ट साइड से आ रहे हैं, मतलब अगर आप कहीं भी दूर किसी दूसरे स्टेट से आ रहे हैं या फ्लाई करके आ रहे हैं, तो आपको जो नियरेस्ट एयरपोर्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून वाला। अदरवाइज आपको दिल्ली एयरपोर्ट मिलेगा। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून के मुकाबले ऋषिकेश ज़्यादा नज़दीक है। आप 1 घंटे में वहाँ से ऋषिकेश पहुँच सकते हैं। और यदि आप दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं, अपने जो भी शहर से आप आ रहे हैं वहां से यदि आप दिल्ली एयरपोर्ट आ रहे हैं, तो वहां से आपको हरिद्वार के लिए बसेस या ट्रेन मिल जाएगी, तो आप वैसे भी आ सकते हैं। और अगर आप रेलवे से आना चाहते हैं तो आपको सबसे नज़दीकी स्टेशन हरिद्वार आने के लिए हरिद्वार जंक्शन है और ऋषिकेश आने के लिए ऋषिकेश में भी रेलवे स्टेशन आपको मिल जाएगा। हरिद्वार जंक्शन मोस्टली कई सारी ट्रेन्स आपको दूसरे बाकी सभी शहरों से कनेक्टिविटी अच्छी मिल जाएगी हरिद्वार के लिए। अगर आपको बाय रोड आना है तो आप अपना प्राइवेट टैक्सी लेकर आ सकते हैं या आप बस से हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। अब हरिद्वार या ऋषिकेश तो आप पहुंच गए, यहाँ से केदारनाथ जाने के लिए क्या क्या साधन है वो देखते हैं। तो आपको केदारनाथ जाने के लिए प्राइवेट टैक्सी मिल जाएगी। यदि आप ज़्यादा मेंबर्स हैं, आप अपने 5-6 की फैमिली लेकर आ रहे हैं और अगर आपका बजट अच्छा है तो आप प्राइवेट टैक्सी ले सकते हैं। आपको सेडान मिल जाएगी जो आपको मिलेगी, आपको हो सकता है कि ये लोग मारुति डिजायर दे दे सेडान में, जो आपको 2500 से 3000 रुपए में मिल जाएगी। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि सीजन कैसा चल रहा है, मतलब उस टाइम पे कितना क्राउड है। और 2500 से 3000 पर डे का, और ये लोग चार धाम की जो यात्रा है उसके हिसाब से लेते हैं, वहाँ डे के बेसिस पे कोई लेता नहीं है। तो 2500 टू 3000 पर डे, और ये आपकी यात्रा टोटल 5 डेज की रहेगी, तो आपको 15,000 में ये प्राइवेट टैक्सी बुक हो जाएगी। उसके बाद दूसरा, अगर आपको सेडान नहीं लेनी है, अगर आपको बड़ी गाड़ी लेनी है, आप ज़्यादा मेंबर्स हैं, तो आप एसयूवी भी ले सकते हैं। वो आपको 4000 से 5000 के रेट में मिलेगी। अगेन
ये रेट डिफ़र करता है क्राउड के अकॉर्डिंग। अगर ज़्यादा भीड़ है, ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो ये लोग रेट्स बढ़ा भी देते हैं। और अगर ऑफ सीज़न में अगर आप जा रहे हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल आप अक्टूबर में जा रहे हैं, एंड में जा रहे हैं, अक्टूबर एंड में, तो उस टाइम पे इतना रश नहीं होता क्योंकि लोग इतना ट्रैवल उस टाइम नहीं करते। तो हो सकता है तब थोड़ा रेट आपको कम में मिल जाए, आपको हो सकता है 4000 में मिल जाए। और हो सकता है अगर सीज़न बहुत ज़्यादा यात्री अगर सफ़र कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको 5,000 की जगह 5,500 या 6,000 भी मिले। तो फिर से मैं बोल रही हूँ कि 4,000 से 5,000 पर डे। तो एसयूवी अगर आप ले रहे हैं 4 धाम की, मतलब 2 धाम करने के लिए, आई एम सॉरी मैंने 4 धाम बोला, ये 2 धाम का होता है कि ये 5 दिन में आपको 2 धाम करवाते हैं, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये इनका फ़िक्स पैकेज होता है। तो यदि आप एसयूवी ले रहे हैं तो 5,000 पर डे के हिसाब से आपको 25,000 रुपये का ये गाड़ी पड़ेगा, प्राइवेट टैक्सी। अगर आपका इतना बजट नहीं है तो आप शेयर्ड टैक्सी या बस भी ले सकते हैं। शेयर्ड टैक्सी का फेयर होता है 700 रुपीज़ पर पर्सन और बस का होता है 500 रुपये एक आदमी का, जो आपको सोनप्रयाग तक के लिए मिलेगी। यदि आप अगर आप लोग शेयर टैक्सी या बस से जा रहे हैं तो आप सोनप्रयाग तक पहुंचेंगे। अगर आप प्राइवेट टैक्सी से जा रहे हैं तो आप कहाँ कहीं बीच में भी स्टे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप गुप्त काशी में भी रुक सकते हैं, वहाँ पर भी अपना स्टे प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि रास्ते में क्या व्यू पॉइंट्स है। तो रास्ते में एक जो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा वो है देवप्रयाग नाम की एक जगह पड़ेगी आपको रास्ते में, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी आपस में मिलती है और इसके बाद से वो गंगा के रूप में आगे जाती है। इस संगम के अलावा देवप्रयाग में बहुत ही माना हुआ एक रघुनाथ जी का मंदिर भी है, जो आप विजिट कर सकते हैं यदि आप अपनी प्राइवेट टैक्सी से जा रहे हैं तो। अदरवाइज आपको तब भी संगम तो देखने को मिलेगा, और ये संगम बहुत खूबसूरत है, मतलब देखने लायक। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि रुकने की व्यवस्था की। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप गुप्तकाशी में भी रुक सकते हैं अगर आप प्राइवेट टैक्सी से आ रहे हैं तो, वरना आप सोनप्रयाग में रुकें। दोनों ही जगह आपको छोटे बड़े बहुत से होटल्स मिल जाएंगे। आप बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस ना रखें होटल्स में, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ बेसिक एमिनिटीज़ मिलेगी। फॉर एग्जांपल आपको अच्छा बेडिंग मिल जाएगा, मतलब एवरेज बेडिंग मिल जाएगा आपको, गीज़र मिल जाएगा रूम में, एंड दैट इज़ लाइक इनफ। यही वहाँ पर, मतलब यही एमिनिटीज़ आपको मिलती है। आपको बहुत, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको 5 स्टार होटल 4 स्टार होटल्स, नो, वो नहीं मिलेगा। सो डू नॉट एक्सपेक्ट दैट। आपको बेसिक एमिनिटीज़ मिल जाएगी, आप आराम से रह सकते हैं। फिर यदि आपका प्लान है ऊपर धाम पे रुकने का केदारनाथ में, तो प्लीज़ एडवांस में बुकिंग ज़रूर करवाएं। जीएमवीएन की साइट पे आप होटल चेक कर सकते हैं और एडवांस में बुक करके रखिए, क्योंकि एंड मोमेंट पे आपको नहीं मिलेगा। फिर आपको टेंट लेना होगा और वो कंफर्टेबल नहीं होता है, एंड दैट इज़ ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। और यदि आप वहाँ पहुँच कर इंतज़ाम करते हैं तो आपको उन्हें मुंह मांगा रेट देना होगा, क्योंकि वहाँ पर कोई फिक्स रेट नहीं है। अगेन एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन क्राउड। अगर भीड़ बहुत आ रही है तो हो सकता है आपको 1,000 रुपये का टेंट ही 3,000 रुपये में मिले। अदरवाइज आपको ऑन एन एवरेज बेसिस 1,000 से 1,500 रुपये में ऊपर टेंट मिल जाएगा रहने के लिए। तो प्लान गाइस, प्लान एवरी सिंगल थिंग। अगर आप प्लान करके जाएंगे तो आपको कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम लोग गुप्तकाशी में रुके थे। उस होटल की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वहाँ पर भी हमें बेसिक एमिनिटीज़ मिल गई थी, हाइजीन मेंटेन था और कोई दिक्कत एज़ सच हमें नहीं हुई थी। हमने हेलीकॉप्टर बुक कर रखा था, इसलिए हम गुप्तकाशी में रुके थे, क्योंकि वहाँ से अ, हमें हेलीकॉप्टर तक के लिए जाना वाज़ कन्वीनिएंट फॉर अस। तो ये रीज़न था हमारा गुप्तकाशी में रुकने का। अगर आप फ्लाई करके जाना चाहते हैं तो आपको एडवांस में बुकिंग करना होगा, क्योंकि ऑफ़लाइन वहाँ ऑन द स्पॉट जाके बुकिंग करने के चांसेस और टिकट मिलने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं। तो ऑनलाइन बुकिंग करना ही बेटर है, और वो भी प्लीज़ गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से ही बुक करें, क्योंकि वहाँ पर बहुत फ्रॉड केसेस भी सामने आए हैं। आई मीन अभी जब मई जून में लोगों ने ट्रैवल किया तो बहुत सारे फ्रॉड केसेस रजिस्टर हुए हैं।
तो प्लीज़ एडवांस में बुक करें और ऑफिशियल वेबसाइट से ही बुक करें। डू नॉट ट्रस्ट एनी अदर वेबसाइट। वैसे हेलीकॉप्टर आपको फाटा, सिरसी और गुप्तकाशी से मिलेगा। ये 3 जगह है जहाँ से हेली चलते हैं केदारनाथ के लिए। इस पे भी मैं एक बहुत डिटेल लेवल पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, मतलब दैट इज़ इन प्रोग्रेस। अब अगर आप ट्रैकिंग करके जाना चाहते हैं तो आपको पहले गुप्तकाशी से गौरीकुंड आना होगा। गौरीकुंड से केदारनाथ की पैदल यात्रा शुरू होती है। यदि आप ट्रैक कर रहे हैं तो बेस्ट होगा कि आप रात को 3 बजे ही स्टार्ट कर दें ट्रैक, ताकि आप सुबह 12 बजे तक ऊपर पहुंच जाए और दर्शन कर लें। फिर आप चाहे तो ऊपर रुक भी सकते हैं, नहीं तो रिटर्न भी आ सकते हैं उसी दिन। अब आप अगर पैदल ट्रैक कर रहे हैं तो वहाँ पर भी यदि आप थक जाते हैं, आपको लग रहा है कि अब आप और आगे ट्रैक नहीं कर पाएंगे, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आपको पोनी अवेलेबल है, आप खच्चर ले सकते हैं। तो आप अपनी हेल्थ कंडीशंस को ध्यान में रखें। आपका हेल्थ आपको कितना परमिट कर रहा है उस हिसाब से आप अपना डिसीजन लें। आपको अपने साथ ज़्यादा सामान नहीं रखना है, ताकि आपको बहुत ज़्यादा वेट अपने कंधों पर लाद के ना जाना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी आप इतना पैदल चलेंगे, इतना लंबा ट्रैक करेंगे। और अगर आपके पास बहुत सारा सामान होगा तो आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो बेटर है आप अपने साथ सिर्फ जो ज़रूरत का इम्पोर्टेंट सामान है सिर्फ वो रखें। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पर पहुँचकर जब आप अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपको ठंड ना लगे, लेकिन वहाँ जब आप पहुँचने लगते हैं और ऊपर धाम पे, तो वहाँ मौसम कई बार ठंडा हो जाता है। इसीलिए आप अपने साथ एक अच्छा कुछ गर्म कपड़ा ज़रूर रखें, वार्म क्लॉथ रखें, कोई भी एक आपका अच्छा जैकेट जो अच्छा गर्म करता हो, ज़रूर रखिएगा वो। आप अपने साथ 2-3 पेयर ऑफ सॉक्स 2 पेयर ऑफ सॉक्स एटलीस्ट रखिए। और आप अपने साथ एक रेनकोट भी ज़रूर रखिए, क्योंकि धाम पे पहुँच के कभी भी मौसम बदल जाता है। हो सकता है आपको बारिश मिल जाए और फिर अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप लाइन में खड़े हुए हैं, अ, दर्शन की लाइन में खड़े हुए हैं, लाइन लंबी है और अगर बारिश हो गई तो प्रॉब्लम हो सकती है, और रास्ते में भी अगर बारिश हो गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेटर है कि आप अपने साथ एक रेनकोट ज़रूर रखें। इससे ज़्यादा आपको कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। अपने साथ इम्पॉर्टेंट मेडिसिन्स रख लीजिए। अगर आपको कुछ आपकी कोई हेल्थ इश्यूज़ है जो आप जिसके लिए आप कुछ मेडिसिन्स ले रहे हैं, तो वो मेडिसिन्स तो आप ज़रूर रखिए। उसके अलावा आप फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ पेन किलर रख लीजिए। फिर जैसे कि आप सैराडोन, पैरासिटामोल रख लीजिए 1-2। और आप अपने साथ कपूर ज़रूर रखें, क्योंकि किसी-किसी को हो सकता है कि ऊपर पहुँच के ऑक्सीजन का प्रॉब्लम महसूस हो, तो आप अपने साथ कपूर रख लीजिए। बाकी ऊपर भी आपको जीएमवीएन की तरफ से सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। अगर आपको ऑक्सीजन का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो आपको वहाँ पे मेडिकल मिल जाएगा। लेकिन हाँ, मतलब अपने पास अब थोड़ा-सा मेडिसिन रहता है, जैसे वोलिनी स्प्रे रख लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हेल्पफुल होती है। बाकी बहुत ज़्यादा सामान मत लादिए, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। उतना सामान लाद के फिर ऊपर चढ़ने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो अगर आप लोग अपनी यात्रा प्लान कर रहे हैं तो इन सभी बातों का ध्यान रखिए। और ये तो डेफ़िनेटली मैं आपको बोल सकती हूँ कि आप जैसे ही एक बार ऊपर पहुँचते हैं धाम पे, तो जो सुकून वहाँ पहुँच के है, मतलब आपकी सारी थकान मिट जाएगी। और एक बार आपको जैसे ही बाबा के दर्शन हो जाते हैं, फिर आपको सब कुछ वर्थ लगेगा। इतना जो आपने ट्रैवल किया, इतना जो ट्रैक किया, सब कुछ वर्थ लगता है वहाँ पहुँचने के बाद। तो इफ़ यू आर प्लानिंग योर ट्रिप देन हैप्पी जर्नी। जय बाबा केदारनाथ।